नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि व्याख्या सहित प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 471 से लेकर 500 तक हम करेंगे, क्योंकि व्याख्या सहित 470 तक हम कर चुके हैं। तो धीरे धीरे इसी तरह प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न की जब हम व्याख्या सहित प्रश्नों को करते हैं, अन्य तथ्यों को भी देखते हैं, तो तथ्यों की बार बार रिवीजन होती है और बार बार रिवीजन और निरंतर अभ्यास से ही आपको सफलता मिलेगी। तभी मैं आपको बार बार कहती हूँ, निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है। सफलता का राज क्या माना जाता है? निरंतर अभ्यास। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 471। धर्म, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में यह विकलांग रहता है। कथन किस आलोचक का है? जो धर्म के संबंध में ये कथन जो है किस आलोचक ने दिया है, ये आपको बताना है। कथनों और पंक्तियों से भी संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम अपनी इस सीरीज़ के अंतर्गत सभी प्रकार के प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो देख लेते हैं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ भाई, कथनों को इस प्रकार से पढ़ो ताकि कथनों से भी अगर कोई प्रश्न बन जाए या बना दिया जाए या एग्जामिनर आपसे पूछ ले, तो आप उसका जो है सही आंसर लगा सको। इसमें ये पूछ सकता है, जो है क्वेश्चन बनाकर भी पूछ सकता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्म को कितनी धाराओं में विभाजित किया है, धर्म का प्रवाह कितनी धाराओं में बांटा है। तो इस प्रकार से इन किन तीन धाराओं के सामंजस्य से जो धर्म की दशा जो है सजीव दशा में रही है, इस प्रकार से जो है वे प्रश्न बना सकते हैं। तो हर एक कथनों को आपको समझते हुए पढ़ना है, ताकि उससे संबंधित कोई भी अगर प्रश्न भी बन जाए तो आपको जो है उससे नहीं घबराना है। तो ये आपको लगना चाहिए ये हमारा पढ़ा हुआ है। तो देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो लिखा है, इससे हिंदी साहित्य को जानने में हमें बहुत ही मदद मिली है। तो देख लेते हैं। और अन्य जो रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं उनको भी हम देख लेते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने आप में एक इम्पोर्टेंट आलोचक रहे हैं, लेखक रहे हैं, महान विद्वान रहे हैं। तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सूरदास, त्रिवेणी, विचार संधि, चिंतामणि, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 में लिखा है, मित्रता आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको आपको बार बार पढ़ लेना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 472 में देखते हैं कि इनमें से किस कवि ने नक्शिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना की है? इनमें से किस कवि ने नक्शिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना की है? कुलपति मिश्र ने, सूरती मिश्र ने, नरशंभु ने या उपयुक्त सभी ने? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कवियों ने जो है नक्शिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना की है। और इन तीनों कवियों की और अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं, और रचनाकार भी हम देख लेते हैं कि इन्होंने नक्शिक शीर्षक से रचना की है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो अन्य तथ्य इनके हम देखेंगे, तो देखेंगे 3 कवियों ने नक्शिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना की है। वे 3 कवि कौन कौन से प्रमुख रहे हैं? एक कुलपति मिश्र। निम्न उपयुक्त 3 कवि और अन्य कवि भी रहे हैं जिन्होंने नक्शिक शीर्षक से रचना की है, लेकिन एक हमारे ऑप्शन में है जो कुलपति मिश्र। उनकी जो प्रमुख और अन्य रचनाएं हैं उनकी है रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिणी, नक्शिक और संग्राम सार। ये इनकी कुलपति मिश्र जी की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है सूरती मिश्र। सूरती मिश्र जी की जो रचनाएं हैं अलंकार माला, अमर चंद्रिका, रस रतन माला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका और नक्शिक काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर। ये रचनाएं सूरती मिश्र जी की है। आपको इनको बार बार पढ़ते हुए याद कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हमारा जो तीसरा
लेखक दिया हुआ है ऑप्शन में नृपशंभु। नृपशंभु ने लिखी है नायिका भेद और नखशिख, इन्होंने दो ये रचनाएं लिखी हैं। उसके बाद एक और अन्य कवि है जो कि पजनेश। पजनेश की ने भी नखशिख शीर्षक से रचना की है और एक अन्य रचना उनकी मधुर प्रिया। ये पजनेश की प्रमुख रचनाएं है। इस प्रकार से हमने जो है नखशिख शीर्षक से लिखे जाने वाले लेखकों की रचनाओं को भी देख लिया और देख लिया कि किन किन लेखकों ने नखशिख शीर्षक से रचना की है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 473, अंग दर्पण किस कवि की रचना है। तो अंग दर्पण निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है। तो ये है रसलीन की। रसलीन की प्रमुख रचना रही है अंग दर्पण। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अंग दर्पण किसकी रचना है। तो 1737 ईस्वी में सैयद गुलाम नबी रसलीन, इनका पूरा नाम है सैयद गुलाम नबी रसलीन को प्रसिद्ध रचना है अंग दर्पण। यह नखशिख वर्णन की श्रेष्ठ कीर्ति रही है। इसमें नखशिख वर्णन किया गया है, यानी कि नखशिख वर्णन की श्रेष्ठ कीर्ति रही है। नखशिख वर्णन का मतलब क्या होता है, नायिका के नख से लेकर यानी कि पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक के जो सुंदरता का जब वर्णन किया जाता है उसे ही हम कहते हैं नखशिख वर्णन। ये भी आपको समझ लेना है। इनमें से शारीरिक अंगों का जो है उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कार पूर्वक वर्णन किया जाता है और शुक्ति चमत्कार के लिए यह ग्रंथ सुविख्यात है। रसलीन का रस प्रबोध, रस निरूपण ग्रंथ, इनमें से रस भाव, नायिका भेद, षठ ऋतु, बारहमासा आदि अनेक प्रसंग है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी आ गई 474। 474 को हम देख लेते हैं। तो चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, जो को घटी वे वृक्ष भानुजा वे हलदर के वीर। जो ये पंक्तियाँ हैं ये वृक्ष भानुजा और हलदर में कौन सा अलंकार दिया गया है। तो इसमें इन पंक्तियों के द्वारा पूछा गया है कि वृक्ष भानुजा और हलदर, ये जो दो शब्द दिए गए हैं, इसके द्वारा आपको क्या पता चलता है कि इनमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो हमारा श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार के संबंध में भी हम देख लेते हैं किस प्रकार हम पहचान करेंगे कि इन पंक्तियों में, इन शब्दों में जो है इस पंक्ति में इन वृक्ष भानुजा और हलदर में जो है श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देख लेते हैं। दोहे में वृक्ष भानुजा और हलदर में श्लेष के कारण उक्ति चमत्कार आ रहा है। वृक्ष भानुजा का एक अर्थ जो है वृक्ष भानु की पुत्री अर्थात राधा द्वारा, अर्थ वृक्ष लगन के सूर्य की पुत्री अर्थात अतिशय दीप्तियुक्त, और तीसरा अर्थ है वृक्षभ अनुजा अर्थात बैल की बहन या गाय। यानी कि एक वृक्ष भानुजा के अंतर्गत जो है उसमें कई अर्थ निकल कर सामने आ रहे हैं। एक शब्द में जब कई अर्थ चिपके हुए होते हैं तो वही हमारा क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो हलदर में भी विशेष श्लेष अलंकार है। हलदर में भी एक श्लेष अलंकार है। इसका अर्थ है हलदर, यानी कि हलदर एक तो होता है हलदर जो हल चलाने वाला होता है, एक होता है हलदर बलराम के बड़े भाई अर्थात श्री कृष्ण का दूसरा नाम है हलदर। बलराम के बड़े भाई अर्थात श्री कृष्ण का जो दूसरा नाम है हलदर। दूसरा अर्थ निकलता है शेषनाग और तीसरा अर्थ निकलता है बैल, और अतः यहाँ भी श्लेष अलंकार है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वृक्ष भानुजा से भी कई अर्थ निकलते हैं और हलदर से भी कई अर्थ निकलते हैं। कई अर्थ निकलने के कारण इन शब्दों से इनमें जो है श्लेष अलंकार होता है। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या 475, पानी अपार घन आनंद उक्ति ओछी जतन जुगती जिन्हों कौन पे नपती। जो ये पंक्ति है ये घनानंद जी द्वारा रचित पंक्ति है और ये जो है इसमें काव्यांश पूछा हुआ है। इस काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, यानी क्या भाव निकलता है इसका, तो ये पूछा हुआ है। तो हमें बताना है क्या कहना चाहता है पंक्तियों के माध्यम से घनानंद जी। नायिका का सौंदर्य वर्णन असंभव नहीं है। नायिका के सौंदर्य से अच्छी कवि की उक्ति है। नायिका के सौंदर्य की
तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस पंक्ति का भाव निकलता है कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति जो है निकृष्ट है। उसके बाद देख लेते हैं जो इसका जो हमारा आशय है, नायिका के अपार सौंदर्य के आगे घनानंद की उक्ति ओछी अर्थात छोटी या निकृष्ट है। निकृष्ट का मतलब होता है छोटी, कि नायिका के सौंदर्य के कारण हम कहते हैं ना कि हमारे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए, मतलब आप इतने सुंदर लग रहे हो कि हमारे पास शब्द भी नहीं है, तो हमारी उक्ति छोटी हो गई है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि उसके सौंदर्य को नापने के लिए कोई यल और कोई युक्ति ही नहीं है, जो ये पंक्ति में कहा गया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 476 में जब हम बात करें तो कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। तो ये किस पाश्चात्य आलोचक का मत है कि कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है? तो किस पाश्चात्य आलोचक ने कहा है? तो कोलरिज का ये कथन रहा है। तो कोलरिज के संबंध में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पाश्चात्य विद्वानों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार तो यही पूछ लिया गया था कि कोलरिज का जन्म कब हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि कोलरिज का जन्म 21 अक्टूबर 1772 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 25 जुलाई 1834 में। एक अंग्रेज कवि रही है, दार्शनिक व रोमांस लेखक भी रहे हैं। इन्होंने अपने मित्र विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर इंग्लैंड में रोमांस आंदोलन की शुरुआत भी की थी और लेक पोइट्रीज की स्थापना की थी। वे अपनी कविताओं में द राइम ऑफ एनिशिएंट मेरियर और कुबला खान के लिए जाने जाते हैं। तो आपको एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ, जो हमारा रोमांटिक स्वतंत्रतावाद की रोमांटिक भाव काव्य की जो शुरुआत हमें छायावाद के अंतर्गत देखने को मिलती है। छायावाद में रोमांटिक भाव की जो वर्णन मिलता वो प्रयोग किया गया है, वही जो है रोमांस का जो ये है, ये कोलरिज का ही उन्होंने अनुकरण किया है। कोलरिज के काव्य में जो कोलरिज ने जो रोमांटिकता का जो आंदोलन किया है, उसी को उन्होंने छायावाद कवियों ने उठाया है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या, या फिर ये पूछ लेते हैं कि छायावाद में रोमांस का प्रभाव किस पाश्चात्य लेखक में देखने को मिला है, किस पाश्चात्य लेखक के द्वारा किया गया है? तो वो हो जाएगा कोलरिज। तो किसी भी प्रकार से अगर घुमा फिरा कर भी प्रश्न को पूछ लिया जाए तो आपको समझ लेना है कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, किस प्रकार से हमें आंसर देना है। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 477। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो ये कथन बार बार पूछा गया है परीक्षा में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत के संबंध में हम जब सुमित्रानंदन पंत जी के संबंध में जब हम बात करें तो उनके जन्म को हम देखें तो 20 मई 1900 में इनका जन्म हुआ। 28 दिसंबर 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। और सुमित्रानंदन पंत की जो कुछ अन्य काव्य कृतियाँ देखें तो ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत और स्वर्ण किरण, स्वर्णदोली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा पर इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर दिया गया। और सत्यकामी, ये जो सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत से संबंधित रही हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 478। देखें तो निम्न में से कौन सा श्रृंखलामूलक अलंकार नहीं है? कारणमाला, एकावली और माला दीपक, ये तीनों के तीनों जो है श्रृंखलामूलक अलंकार है, लेकिन काव्यलिंग जो है श्रृंखलामूलक अलंकार नहीं है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 489। इनमें से कौन सी बोली ओंकार बहुला नहीं है? ओंकार बहुला यानी कि जिसके जो बाद में ओ की ध्वनि उत्पन्न हमें
हो यानी ओ की ध्वनि अधिक बोली जाए वही होती है ओकार बहुला। जिसमें आ की ध्वनि अधिक बोली जाए जो है बाद में शब्द पूरे वाक्य के बाद में जब हम बोलते हैं तो आ की ध्वनि जब बार बार निकले तो आकार बहुला होगी और ओ की ध्वनि निकलेगी तो ओकार बहुला होगी। तो जो खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली में ओकार बहुला नहीं है, लेकिन बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी तीनों की तीनों ये बोलियां ओकार बहुला रही है। निम्नलिखित विकल्पों में से खड़ी बोली का मानक स्वरूप है। यह शिक्षा, साहित्य, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप में होती है। यह संविधान की राजभाषा और भारतीय जनमानस की राष्ट्रभाषा मानी जाती है। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ओकार बहुला बोलियां हैं। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 480। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कीर्ति है? तो विज्ञान गीता आपको पता ही है किसकी कीर्ति है, तो केशवदास जी की कीर्ति है विज्ञान गीता, जो कि 1610 ईस्वी की रचना है इनकी। और अन्य केशवदास की रचना रही है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर देव सिंह, चरित्र, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका इनकी अन्य रचनाएं हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 481। गीत गुंज किस कवि की रचना है? तो इनमें से गीत गुंज जो है निराला जी की रचना है। छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं निराला जी। सरोज स्मृति इनकी प्रसिद्ध रचना रही है जो उन्होंने अपनी पुत्री के याद में लिखी थी। और गीत गुंज जो है 1954 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो निराला की प्रधान रचना मानी जाती है। निराला जी को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो निराला जी को माना जाता है। इन्होंने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। तो किस विद्वान ने हिंदी को किस कवि ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है? तो निराला ने। ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 482। छाया नामक एकांकी लेखक कौन है? तो सुदर्शन की एकांकी रही है छाया। तो छाया नामक एकांकी के लेखक रहे हैं सुदर्शन कुमार। और प्रथम एकांकीकार कौन माने जाते हैं? तो राम कुमार वर्मा। लेकिन प्रथम एकांकी मानी जाती है एक घूंट, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है एक घूंट। और छाया एकांकी के लेखक जो है वे रहे हैं सुदर्शन जी। सुदर्शन जी जो है छायावाद एकांकी के लेखक रहे हैं। और अन्य जब हम बात करें तो एक छाया कहानी संग्रह का भी नाम है, वो है जयशंकर प्रसाद का। जिस प्रकार से उर्वशी नाम से दो रचनाएं हैं, दोनों की दोनों प्रसिद्ध रचनाएं हैं। एक उर्वशी दिनकर की है तो एक जयशंकर प्रसाद की। दोनों अपने आप में जो प्रमुख प्रसिद्ध कवि रहे हैं। दिनकर की जो उर्वशी है वो एक खंड काव्य है और जयशंकर प्रसाद की चंपू काव्य है। इसी प्रकार छाया जो है एकांकी की पूछ ली जाए तो सुदर्शन जी की है। और अगर छाया कहानी संग्रह पूछ लिया जाए तो जयशंकर प्रसाद का है, जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में भारतीय भंडार इलाहाबाद से किया गया। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी आ गई 483। राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? इनमें से राजेंद्र यादव की कहानी है जहाँ लक्ष्मी कैद है। जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी है। जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957 ईस्वी में रचित राजेंद्र यादव की कहानी संग्रह है। हंस के संपादक के रूप में स्त्री विमर्श और दलित विमर्श की चर्चा में लाने का बड़ा श्रेय राजेंद्र यादव को था। यादव नहीं भाई, ये यादव है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 484। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? निम्नलिखित में से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। डॉक्टर नगेंद्र का जो ग्रंथ है रस सिद्धांत 1964 में साधारणीकरण की व्याख्या की है। इन्होंने रसवादी इनको जो है डॉक्टर नगेंद्र जी को रसवादी आलोचक भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 485। अपभ्रंश का
मुख्य छंद क्या है? अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है या दूहा भी कह सकते हैं। जिस प्रकार प्राकृत को गाथा के कारण गाहाबंद कहा जा सकता है, उसी प्रकार अपभ्रंश को दोहाबंद कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 486। आगरा का बोली क्षेत्र है। आगरा का बोली क्षेत्र इनमें से कौन सा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रज। ब्रज जो है आगरा का बोली क्षेत्र है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ग्रीशियन द्वारा निर्दिष्ट कन्नौजी क्षेत्र को ब्रज के क्षेत्र से अलग नहीं माना है। अपने सर्वेक्षण के आधार पर इन्होंने कानपुर तक ब्रजभाषी क्षेत्र ही कहा है और उनके अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुंदेलशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं तथा बरेली के ज़िले रहे हैं। यानी कि आगरा के जो क्षेत्र है ये माने गए हैं। आप पढ़ सकते हो क्योंकि पूछ लिया जाता है। अवधी के जो क्षेत्र है वो हम देख लेते हैं। लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, बहराइच और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्री शाश्वती तथा फतेहपुर, ये जो है अवधी के क्षेत्र रहे हैं। फिर देख लेते हैं खड़ी बोली के क्षेत्र। खड़ी बोली के क्षेत्र में शामिल है मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला, कलसिया और पटियाला के पूर्वी भाग, रामपुर और मुरादाबाद आदि जो ये है खड़ी बोली के क्षेत्र रहे हैं। छत्तीसगढ़ी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाने वाली एक अत्यंत सुंदर व सरस भाषा रही है। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या हमारी 1 सेकेंड। मुल्ला वजरी की रचना क्या है? तो मुल्ला वजरी की रचना कौन सी मानी जाती है? कुतुबुन मुस्तरी जो है मुल्ला वजरी की रचना है। कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो देख लेते हैं आगे। प्रताप शाही की रचना नहीं है। इनमें से प्रताप शाही जी की रचना कौन सी नहीं है? तो नवरस तरंग जो है प्रताप शाही की न होकर बेनी परवीन जी की रचना है। नवरस तरंग लिखा है जिसमें नायक नायिका भेद वर्णित है। बेनीपुरी जी ने नवरस तरंग जो है की रचना की है जिसमें क्या है? नायक नायिका भेद। कई बार पूछ लिया जाता है नवरस तरंग में क्या है, क्या किसका वर्णन मिलता है हमें? तो इसमें नायक नायिका भेद वर्णित है। प्रताप शाही रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे और चरखारी बुंदेलखंड के राजा विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इन्होंने 1882 ईस्वी में व्यंग्यार्थ कौमुदी और संवत 1886 में काव्य विलास की रचना की। इन दोनों परम प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हैं। तो जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, रसराज की टीका, रतन चंद्रिका, जुगल नक्शिक, बलभद्र नक्शिक टीका आदि इनकी रचनाएं हैं। इनका कविता काल 1880 से 1900 ईस्वी तक ठहरता है। उसके बाद बात करें हम प्रश्न संख्या 489 हम देख लेते हैं। छत्रप्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो छत्रप्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है लाल कवि। लाल कवि ने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र छत्रप्रकाश में 2 चौपाइयों में बड़े ब्यौरों के साथ वर्णन किया था। इतिहास की दृष्टि से छत्रप्रकाश महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। छत्रप्रकाश पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1764 तक का वृत्तांत इसमें दिखाया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 490 पर हम आ गए भाई। 10 प्रश्नों को और हमें करना है तो हम थोड़ा जल्दी करके व्याख्या सहित सभी प्रश्नों को, हिंदी साहित्य से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी बार रिवीजन के साथ आप लोग करते रहोगे तो जो है परीक्षा में आपको इनसे काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अधिकतर तथ्य इन्हीं प्रश्नों के
से आपको देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? इनमें से कौन नीतिकार का कवि नहीं माने जाते? तो गिरिधर कविराय जो हैं नीतिकार कवि नहीं है। रहीमदास, दीनदयाल गिरी और गिरिधर दास, ये तीनों के तीनों जो है नीतिकार कवि रहे हैं। गिरिधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे और ब्रजभाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इनका नाम बापू गोपाल चंद था, पर कविता में अपना उपनाम ये गिरिधर दास या गिरिधर धरन रखते हैं। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरिधर दास कवि रचे ग्रंथ चालीसा। एक सेकंड भाई, ये यहाँ फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है थोड़ा सा 2 बार आ गया ये, तो आंसर हमारा गिरिधर दास ही हो जाएगा, लेकिन इस फोर्थ ऑप्शन की जगह हमारा कुछ और आएगा। देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 491। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध था? तो राम प्रसाद निरंजनी, बैकुंठनाथ या लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद या जुगल किशोर या बाल मुकुंद गुप्त या लल्लू लाल या सैदल मिश्र, इनमें से जो है किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, लल्लू लाल और सैदल मिश्र जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में भाखा मुंशी कहे जाते थे। लल्लू लाल तो भाखा मुंशी कहे जाते थे और सैदल मिश्र का भी फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध था। देख लेते हैं। गिलक्राइस्ट को फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया था। नासिक के तोपखान की रचना सैदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में की। इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ थी। सैदल मिश्र इन दिनों कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे। यह पुस्तक भी पाठ्य पुस्तकों के अभाव की पूर्ति की गिलक्राइस्ट की कोशिशों का ही परिणाम था। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित प्राच्य विधाओं व भाषाओं के विधान का केंद्र बना रहा। इसकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली ने की। कई बार पूछ लिया जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किन्होंने की? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने इनकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को की। उसके बाद बात करें आगे। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू आदि के हजारों पुस्तकों का अनुवाद भी किया गया है। शिक्षा दीक्षा के लिए जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में वेल्लेस्ली ने ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना भी की है और बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज में परिवर्तित हो गई। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या 492। गारसा दातासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? तो गारसा दातासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास जो है फ्रांसीसी भाषा में लिखा। साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी रहा है इनका, जो कि 2 भागों में प्रकाशित किया गया। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 493। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकाला? तो ये है 1836 ईस्वी में। उसके बाद बात करें हमारा प्रश्न संख्या 494। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का है? नहीं पूछा हुआ है। नहीं पर आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। आप जल्दी में जो है नहीं शब्द को नहीं देखते, तो ये देख लेते हैं इनमें से कौन सा है। तो हमारे जो सामने हमारा जो ऊपरी आंसर हमें ये पता है भारत जननी, तो भारतेंदु जी का है। हम इसी पर टिक लगा कर आ जाते हैं जल्दी में। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बिल्कुल प्रश्नों को समझते हुए, ध्यान से समझते हुए पढ़ना है, ताकि आप परीक्षा में प्रश्नों को जो है सही कर पाओ। तो देख लेते हैं। नहीं पूछा हुआ है भारतेंदु जी का कौन सा नाटक नहीं है। तो भारत जननी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, तीनों नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। लेकिन भारत सौभाग्य नाटक जो है
भारतेंदु जी का नहीं है। तो किसका है देख लेते हैं। हमारा आंसर सी हो जाएगा। भारत सौभाग्य जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी का ये नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 6 जनवरी 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं भारतेंदु जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार भी माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु की इन्हें उपाधि प्राप्त थी। उसके बाद और भी अन्य तथ्य है भारतेंदु जी के संबंध में बहुत सारे। उनके नाटकों के संबंध में हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से अलग अलग प्रश्नों में सभी कंप्लीट कर लेंगे। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 495, इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है। मासिक नहीं है यानी कि कुछ पत्रिकाएं साप्ताहिक होती है, कुछ त्रैमासिक होती है, कुछ पाक्षिक होती है, कुछ मासिक होती है। तो ये पूछा हुआ है कि मासिक कौन सी नहीं है। तो मासिक पत्रिका इनमें से जो है बाल बोधनी भी मासिक है, हिंदी प्रदीप भी और सरस्वती भी। नागरी प्रचारणी पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका थी, ना कि मासिक। ये आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं इससे संबंधित तथ्य। नागरी प्रचारणी पत्रिका हिंदी की त्रैमासिक पत्रिका थी। श्याम सुंदर दास महाउपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास इनके संस्थापक भी रहे हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 496 की। तो 496 में हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है। इनमें से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है। तो रेहन पर रघु जो है काशीनाथ सिंह का उपन्यास माना जाता है। देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या। इसके संबंध में और अन्य तथ्य। एक ब्रेक के बाद अलका सारवागी का उपन्यास है। चाक मैत्री पुष्पा का है। ग्लोबल देव गाँव के देवता जो है रणेंद्र जी का है। और अन्य ऑप्शनों के भी उपन्यासकारों के नाम हमने देख लिए हैं। इसी तरह आपको बार बार इनको रिवाइज करते हुए याद कर लेना है। ये वही प्रश्न लिए गए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चली हुई है हमारी व्याख्या सहित प्रश्नों की सीरीज, जिसमें कि आपको जो है केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। ज़्यादा फालतू की चीज़ें इनमें नहीं मिलेगी आपको। तो इस सीरीज़ के माध्यम से आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 497। लगभग 1000 प्रश्नों को तो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे भाई। तो अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 497 यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन माने जाते हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता जो हैं इनमें से शांति प्रिय द्विवेदी जी माने जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 498 मिला तेज से तेज की विधा की रचना है। तो मिला तेज से तेज एक जीवनी विधा की रचना है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा कुमारी चौहान ने मिला तेज से तेज नामक जीवनी लिखी है। और ये भी पूछ सकते हैं मिला तेज से तेज किस लेखिका की जीवनी, सुधा कुमारी चौहान ने किस लेखिका की जीवनी लिखी है, किस लेखिका के जीवन का वर्णन इसमें किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन को बताया है। और देख लेते हैं इसे हंस प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित कराया गया। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 499 प्रश्न संख्या की हम बात करें तो एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है। इनमें से एक पत्नी के नोट्स की रचना है तो ममता कालिया की रचना रही है एक पत्नी के नोट्स। और आपको एक पति के नोट्स भी रचना देखने को मिलेगी जिसमें होगा एक पति के नोट्स। एक पति के नोट्स जो है वो महेंद्र भल्ला जी की रचना है। ये भी हम देख लेंगे, अन्य तथ्यों में देख लेंगे, हमने शामिल किया हुआ है। तो देख लेंगे कहानी संग्रह जो है ममता कालिया जी की, वे देखते हैं क्योंकि कई बार परीक्षा में ममता कालिया जी से संबंधित जितनी भी ये रचनाएं हैं परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। तो ममता कालिया जी की कहानी संग्रह हम देखेंगे तो छुटकारा,
एक अदद औरत, सीट नंबर 6, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखौटा, निर्मोही, थिएटर रोड के कौवे, 25 साल की लड़की। ये इनके कहानी संग्रह रहे हैं ममता कालिया जी की। उसके बाद ममता कालिया जी के उपन्यास हम देखें तो बेघर, कई बार परीक्षा में पूछा गया है भाई। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स हमने पढ़ाई है, दौड़, अंधेरे का ताला, दुखम सुखम भी जो है कई बार परीक्षा में आया है। उसके बाद बात करें आगे, कविता संग्रह हम देख लेते हैं। खाटी, घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूं, नरक दर नरक, प्रेम कहानी आदि इनके कविता संग्रह रहे हैं। नाटक संग्रह रहे हैं। यहाँ रहना मना है, आप न बदलेंगे, संस्मरण देख लेते हैं तो कितने शहरों में कितनी बार, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और उसके बाद अन्य जब हम तथ्य एक पति के नोट्स देखें तो महेंद्र भल्ला के द्वारा रचित एक उपन्यास है ये, एक पति के नोट्स, जिसमें हिंदी उपन्यास, एक पति के नोट्स का उल्लेख हिंदी उपन्यासों के इतिहास में ज़रूर होता है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 500, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भाई। ये देख लेते हैं, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो पहला कहानी संग्रह निर्मल वर्मा का है वो है परिंदे। परिंदे पहला कहानी संग्रह है। परिंदे का प्रकाशन 1859 ईस्वी में हुआ। रात का रिपोर्ट, एक चिथड़ा सुख, लालटीन की छत और वे दिन काफ़ी प्रसिद्ध रहा है निर्मल वर्मा का वे दिन। उनके बहुचर्चित उपन्यास रहे हैं। उनकी अंतिम उपन्यास 1990 में प्रकाशित हुआ जो कि अंतिम अरण्य। उनका 100 से अधिक कहानियाँ भी कई संग्रह में प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें परिंदे, कव्य और काला पानी, बीच बहस में, जलती झाड़ी आदि प्रमुख है। निर्मल वर्मा के संबंध में भी आपने प्रमुख रचनाओं को देख लिया है। तो जितनी भी महिला लेखिकाएँ हैं, प्रसिद्ध महिला लेखिकाओं से भी संबंधित 1-2 प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको लेखिकाओं के संबंध में भी जितनी रचनाएं हैं आपको याद करते हुए चलना है। देख लेना है किसकी प्रसिद्ध रचना रही है, किस रचना में क्या है। तो इन सभी तथ्यों को हम जो प्रश्न उत्तरों के माध्यम से अधिक प्रश्न उत्तरों के माध्यम से अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह निरंतरता के साथ अपनी तैयारी में आपको लगे रहना है, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से आप और अगले वीडियो बनाने का जो है और अधिक मोटिवेशन मिलता है। लाइक आप करते नहीं हो, चाहे आपको कितना भी बोल दिया जाए। तो मैं फिर आपसे एक बार फिर कह देना चाहती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। आपके लाइक से ही मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास में और प्रश्न उत्तरों के अभ्यास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।